तो सबसे पहले जय माता दी। अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी प्लान कर चुके हो और आप जानना चाहते हो कि वहाँ पर कब जाएं, कैसे प्लान करें और यात्रा प्रारंभ करने से पहले क्या क्या चीज़ याद रखनी चाहिए, तो इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कि वहाँ का मौसम कैसा रहेगा और आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कब जाएं। देखिए, जाने के लिए तो सारे महीने ही ठीक है। ठीक है, महीने में मतलब आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा टाइम होता है जाने के लिए वो होता है मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये 6 महीने ऐसे हैं कि अगर आप इसमें जाओगे तो आपके दर्शन भी अच्छे होंगे, भीड़ भी आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो तो आपको 2 चीजें जरूर ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो आप नवरात्रे में ना ही जाओ तो अच्छा है। वैसे तो माता के दरबार में नवरात्रे में जाना अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप भीड़ को थोड़ा सा मतलब ये चाहते हो कि भीड़ कम मिले और दर्शन अच्छे से हो तो नवरात्रे में ना जाएं। और एक आप जून जुलाई में ना जाएं। जून जुलाई में क्यों ना जाए? क्योंकि तब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, और जुलाई उस समय बारिश का मौसम रहता है तो थोड़ा सा स्लिप होने का भी डर रहता है और मौसम बदलता रहता है। आप जब भी बैग ले जाओ, बैग में आप याद रखो हमेशा आपके एक जोड़ी कपड़े होने ही चाहिए और बैग हल्का होना चाहिए। अगर आप 2 लोग हो तो एक बैग कर लें, उस एक बैग में अपना एक मतलब आप पूरे बाजू की आप उसमें शर्ट रख सकते हो जरूर। एक चीज़ और याद रखें, अगर आपके साथ बच्चा है या जून में भी आप बच्चे के लिए जरूर एक टोपा, कैप जिसको बोलते हैं, और एक पूरे बाजू के कपड़े और पजामे, जूते जरूर ले जाएं। वहां पर ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। अब आते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। देखो, ये ऐसा टाइम है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। दिसंबर और जनवरी तो इतना ज्यादा ठंडा होता है ना, मतलब जब नीचे चढ़ाई करोगे तो आप अंदर से पूरा पसीना आ जाते हैं। वो टी शर्ट जो गीली हो जाती है, जो जैकेट के अंदर होती है, जैसे ही हम रुकते हैं तो इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि मतलब वो कपड़े ऐसे लगता है कि उतार के दूसरा बदल लें। और जब आप ऊपर भवन पर पहुंच जाते हो, भैरव बाबा पर पहुंच जाते हो, वहां पर होती है बर्फ। तो आप जो 1-2 जोड़ी कपड़े ले जाते हो, अगर रात को वहां पर बारिश पड़ जाती है, बर्फ पड़ जाती है, तो बिल्कुल मतलब ये मानो कि वो असहनीय हो जाता है। मैं 5-6 साल पहले गया था और वहां पर इतनी ज्यादा ठंड हो गई थी, मैं 1-2 फोटो डाल देता हूं कि हमें रुकना भारी पड़ गया था। जो टीन के ऊपर से जो पानी टपक रहा था वो भी बर्फ बन गया था। और अगर आपके साथ बच्चा है तो आप बिल्कुल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो बिल्कुल भूल जाओ कि आपको जाना ही नहीं है। मौसम वहां कभी भी बिगड़ सकता है, मौसम का वहां ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी में मैंने इसी पॉइंट में मौसम को भी कवर कर लिया, इसी पॉइंट में मैंने कब जाए वो भी कवर कर लिया। देखिए, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, कैसे जाएं। आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको जाना एक ही जगह है, कटरा जो कि जम्मू का एक शहर है और वहां पर आपको पहुंचना होता है। आप वहां पर जाने के लिए अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो, जैसे किसी दूसरे प्रदेश से आ रहे हो, तो आप दिल्ली आ जाएं। दिल्ली से आपको वहां जाने के लिए बस मिल जाएंगी, ट्रेन मिल जाएगी और कार से भी आप डायरेक्ट कटरा जा सकते हो। अगर आप कहीं बहुत दूर से आ रहे हो, जैसे मुंबई से आ रहे हो, तो वहां से आप एयरपोर्ट से सीधे या तो जम्मू जा सकते हो हवाई जहाज के थ्रू, या दिल्ली आ सकते हो। दिल्ली से आपको ट्रेन या बस मिल जाएगी। जाना आपको कटरा ही है। कटरा पर आपको जो मेन जगह है वो है बस स्टैंड। बस स्टैंड क्या है? मतलब कटरा का एक सेंटर है जहां पर बस स्टैंड है। बस स्टैंड से ही आपको बिल्कुल 10 कदम की दूरी चलकर एक आप चौक पर पहुंच जाओगे, जहां से आपको सारे होटल्स मिल जाएंगे और आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे खाना खाने के लिए, और वहीं से आपको RFID कार्ड बनाने के लिए आपको काउंटर भी मिल जाएगा। बहुत सी ट्रेन यहाँ से सीधे जम्मू जाती हैं और जम्मू से बस जाती हैं, तो वो रूट को बिल्कुल फॉलो ना करें। आप ट्राई करें कटरा ही जाएं और लगभग 2 से 3 महीने पहले ही आप अपने ट्रेन की बुकिंग करा लें। सबसे अच्छा है मतलब शाम का बुक करो, पूरी रात सो, सुबह उठो, कटरा उतरो। कटरा उतरते ही वहां पर 3 व्हीलर करो, जो आपसे लगभग 170 रुपए लेगा और सीधा वो आपको बस स्टैंड पहुंचा देगा। अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हो तो वहां पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है RFID कार्ड। RFID कार्ड जितने भी लोग जा रहे हैं सबका होना बिल्कुल जरूरी होता है और सबको बनवाना ही पड़ता है। ठीक है, उसके लिए जो सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है, और RFID कार्ड बनाने के लिए कोई भी पैसा देना नहीं होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप स्टेशन से उतरोगे, या तो आप चाहो स्टेशन से ही RFID कार्ड बनवा सकते हो, या जब आप बस स्टैंड जाओगे बिल्कुल उसी जगह पर RFID कार्ड का एक सेंटर है बहुत बड़ा। आपको वहां आधार कार्ड दिखाना है और आपको वो कार्ड मिल जाएगा, और वही कार्ड से आप ऊपर दर्शन करने के लिए जाओगे। वो बिल्कुल मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपके साथ 10 लोग हैं तो 10 लोगों को ही जाना पड़ेगा RFID कार्ड बनवाने। 10 लोगों के पास ही आधार कार्ड होने चाहिए RFID कार्ड बनवाने। ऐसा नहीं कि एक जा रहा है और वो सबके लिए बनवाना है। हाँ, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसके लिए RFID कार्ड की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर सैटरडे संडे है तो आपको होटल मिलने में थोड़ी परेशानी होगी। मतलब ये मान के चलो कि आपको बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा तब जाके आपको होटल मिलेगा। अगर सैटरडे संडे नहीं है तो आप आराम से आपको होटल मिल जाएगा। और होटल आपको, अगर आप 2 से 3 लोग हो, 2 से 3 लोगों के लिए एक रूम आपको कोई 600 का दे देगा, कोई 800 का, कोई 1000 का, कोई 1200 का। 1200 में आपको बहुत ही बढ़िया रूम मिल जाएगा, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट वहाँ पर रूम होते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ 3-3, 4-4 हज़ार की कोई रूम दे रहा है। और अगर आप चाहो तो श्राइन बोर्ड की तरफ से जैसे निहारिका कॉम्प्लेक्स है, 1-2 और हैं ऐसे, आप गूगल पर सर्च करके आप यहाँ से बुक करके जा सकते हो। यहाँ पर एक पॉइंट है होटल में रुकते वक्त, इस चीज को आप याद रखें। और जैसे आपने होटल का रूम ले लिया है, आप उसमें रुक गए हो अभी रुकने के लिए, और आपने सोचा कि हम होटल की चढ़ाई रात में स्टार्ट करेंगे शाम के टाइम, और हम अगले दिन दोपहर में चढ़ाई करके आएंगे, तो आपको उस होटल में रात का किराया नहीं देना है। आप होटल वाले सीधे जाके बोलिए कि भैया मुझे इस होटल में रुकना है
और हम शाम को निकल जाएंगे, मुझे दिन का किराया बता दो। जैसे पूरे दिन का उन्होंने लगभग 1000 बताया, तो वो तुम्हें दिन का किराया बता देगा कि 500 रुपए में, 400 रुपए में, 300 रुपए में आप दिन का किराया ले लो। आपको जो सामान होगा और लगेज होगा, तो हर होटल में क्लोक रूम होता है। क्लोक रूम मतलब एक लगेज रखने के लिए जगह होती है। तो वो आपसे बोलेगा ठीक है आप कल आ जाना, मैं रात में किसी और को दे दूंगा इसको, और आप लगेज अपना इस अलमारी के अंदर रख जाओ, और वो आपको ताला मार के दे देगा आपकी चाबी को, और आप अपना सारा लगेज उसके अंदर रख दो और आप चढ़ाई करने के लिए चले जाओ। तो आपका वो शाम से लेके नेक्स्ट डे तक का पूरा किराया बच जाएगा होटल का। तो उससे ये भी कह दो कि भाई अगले दिन आके हम इसी होटल में रुकेंगे। तो 90% तो ऐसा होता है होटल वाले मान जाते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो आप उस रूम को लेके रख सकते हो। सामान रखने के बाद लगभग आपके 8-9 बज गए होंगे, तो थोड़ा सा 1 घंटा सो जाएं, या आप चाय वाय पी लें। फिर नहाने धोने के बाद आप अपना जाके खाना खा लें बाहर होटल्स पे जाके। या आपको होटल्स पे खाना नहीं खाना है तो जब आप चढ़ाई करोगे, जब यात्रा प्रारंभ करोगे, तो यात्रा में भी आपको वैष्णो देवी जाते हो बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी खाना खा सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यात्रा सिम। अगर आप जम्मू के अलावा किसी भी बाहर शहर से आ रहे हो, आपके पास किसी भी कंपनी का सिम हो, तो अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो वो जैसे ही आप लगभग पंजाब क्रॉस करोगे तो वो आपका सिम बंद हो जाएगा। उस सिम में नेटवर्क ही नहीं आएगा। तो 300 रुपए में आपको 1 GB पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी 28 दिनों के लिए, और 350 रुपए में आपको 1.5 GB पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है, पोस्टपेड सिम जम्मू में जाकर बंद नहीं होती है, तो आपको नई सिम लेने की जरूरत नहीं है। अब आप होटल से बाहर निकल गए, आपने यात्रा सिम भी ले ली। अब आप चाह रहे हो कि चलो यात्रा अब स्टार्ट कर देते हैं, चलते हैं। तो जहां पर बस स्टैंड है, जहां पर आपने होटल लिया है, वहां से सीधा 3 व्हीलर मिलता है जो आपसे 160 रुपए लेगा, जो आपको सीधा बाणगंगा यानी कि जो एक गेट है वैष्णो देवी का जहां से यात्रा प्रारंभ होती है वहां तक आपको छोड़ देगा। अच्छा, एक छोटा सजेशन है, चढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप वहां से एक लाठी भी ले सकते हो। अगर आप लेडीज हो तो लेडीज के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप चप्पल ना पहने, आप जूते पहन के जाएं एक्शन वाले। और एक्शन वाले वो जो कपड़े वाले जूते आते हैं वो काफी अच्छे रहते हैं चढ़ाई करते वक्त, और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी ऊपर जाते वक्त। और लेगिंग्स डाल के जाएं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी चढ़ाई करने में। ठीक है, तो आपने जब वहाँ गेट पर पहुंचे तो वहाँ पर चेकिंग होती है कि आप बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, नशे वाली चीजें तो नहीं ले जा रहे हो, या कोई आप वीडियो रील बनाने के लिए बड़ा कैमरा तो नहीं ले जा रहे हो। आईफोन वगैरह अलाउ है, फोन अलाउ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सीधे जाके आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही आप यात्रा प्रारंभ करते हो आपको बहुत शानदार दुकानें देखने के लिए मिलेंगी। स्टार्टिंग में ही आपको मतलब फोटोग्राफी की दुकान मिल जाएंगी, जहाँ पर वैष्णो देवी की एक प्रतिमा लगाई हुई है उन्होंने, और वहाँ पर बैठकर आप फोटो खिंचवा सकते हो। देखिए, अगर आपके साथ छोटा बच्चा है, लगभग अगर बच्चा हुआ आपके साथ 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो उसके लिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप ट्रॉली ले लें। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, ठीक है, इसको स्ट्रोलर भी बोलते हैं। तो आप इसको ले लें, 500 रुपए में ये ट्रॉली आपको मिल जाएगी किसी भी दुकान से। वहाँ पर जैसे आप यात्रा प्रारंभ करोगे, अंदर घुसने के बाद जहाँ से यात्रा चढ़ाई होती है, तो वहाँ से आपको लगभग स्टार्टिंग में ही आपको दुकानें मिल जाएंगी 10-12। वहाँ से आप ट्रॉली खरीद लें, ज़्यादा आके जाके आपको नहीं मिलेंगी, शुरू के लगभग 1 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से ट्रॉली ले लें 500 रुपए में। उस ट्रॉली में आप अपने बच्चे को बैठाएं, आप ऊपर भी ले जा सकते हो, नीचे भी ला सकते हो 500 रुपए में। हालांकि 1500 से 2000 रुपए वो आपसे लेंगे उसके सिक्योरिटी के तौर पर। जब आप वापस आकर उनको वो ट्रॉली वापस कर दोगे तो वो आपको 2000 रुपए जितने भी आपसे उन्होंने सिक्योरिटी तौर पर जमा करवाए थे वो आपको वापस दे देंगे, और 500 रुपए वो अपने पास रख लेंगे। अब इसमें एक चीज और होती है, मतलब वहाँ पर कुछ लोग भी खड़े होते हैं जो बोलते हैं कि 1000 रुपए में हम आपके बच्चों को वैष्णो देवी के भवन तक ऊपर तक ले जाएंगे भी और वापस भी लाएंगे। लेकिन आप एक बात याद रखें, जब आप चढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपने अगर उस बच्चे को ट्रॉली में बिठा दिया तो जो ट्रॉली ले जाने वाला है वो ये नहीं देखेगा कि आप उसके साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। वो उस ट्रॉली को लेकर सीधा चलता लगभग 2 घंटे में ही सीधा अर्धकुंवारी पहुंच जाएगा, और आप उसके 3 घंटे बाद जाकर अर्धकुंवारी पहुंचोगे। अगर आप उसके साथ साथ चल सकते हो, आपके अंदर इतनी मतलब कैपेसिटी है कि मैं उसके साथ चल दूंगा, तो आप बहुत बढ़िया बात है, आप उसको ले लो, तो उसको अपने साथ बैठा के ले जाएं। थोड़ा दूर चलने के बाद वहाँ पर 2 रूट होते हैं, एक नया रूट है और एक पुराना रूट है। अगर आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं चाहिए, ज़्यादा दुकानें नहीं चाहिए, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, आप केवल दर्शन करना चाहते हो, तो आप सीधा नए रूट को पकड़ो, और वो सीधा आपको नए रूट से आपको वैष्णो देवी तक ले जाएगा, और वहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल वैष्णो देवी का जो भीड़ वाला मज़ा है, जो आपको नेटिव दुकान वाला मज़ा है, और जो आपको बिल्कुल फील करना है, तो आप पुराने वाले मार्ग से ही जाएं। अगर आप घोड़े या पालकी से जाना चाहते हो तो उसके चार्जेस आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप वीडियो पॉज करके वो चार्जेस नोट कर सकते हो। खाने की भी आप चिंता ना करें, मतलब हर 200 मीटर पर, 50 मीटर पर, 100 मीटर पर खाने का आपको दुकानें मिलती ही रहेंगी ऊपर तक। ठीक है, थोड़ी दूर चलने पर चरण पादुका जाती है, चरण पादुका पे आप दर्शन करें। ये वही जगह है जहाँ पर वैष्णो देवी ने जब वो बालक रूप में थी, उन्हें पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव बाबा भी कितनी दूर रह गए हैं, तो यहाँ पर आज भी उनके चरणों के निशान हैं। दर्शन करने के बाद आप फिर से यात्रा प्रारंभ कर दो। आपको हर 200-300 मीटर पर जेंट्स और लेडीज सेपरेट आपको टॉयलेट देखने के लिए मिलेंगे, जो बिल्कुल साफ होते हैं। पानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो पानी के लिए आप नीचे से केवल एक बोतल ले जाएं। आपको 2 तरह के वहाँ पर पानी देखने के लिए मिलेंगे, एक तो डायरेक्ट जो पहाड़ों से आ रहा है वो बिल्कुल ठंडा पानी होगा, और एक उन्होंने वहाँ पर बड़ी अच्छी
मशीन भी लगाई हुई है जहाँ पर बिल्कुल अगर राइट वाला यूज़ करोगे तो बिल्कुल उसमें गर्म पानी निकलता है। चढ़ाई करते वक्त आप पहुँच जाओगे इंद्रप्रस्थ भोजनालय में। ये श्राइन बोर्ड का अपना ही भोजनालय है। यहाँ पर बिल्कुल वाजिब रेट में खाना मिलता है। आप चाहो तो यहाँ अगर नीचे से खाना खा के नहीं आए हैं तो आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हो। अब देखिए, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड पर जो कि हिमकोटी मार्ग है, ये नया रास्ता बना है। और इसी रास्ते पर अगर आपने जो बैटरी वाली कार है, अगर आपने उसका टिकट बुक कराया हुआ है या आप उससे जाना चाहते हो, देखिए उसकी जो बुकिंग होती है वो 2 महीने 3 महीने पहले ही आपको करके जानी पड़ती है। यहीं से आपको यहीं से उसकी बुकिंग कर देनी है। प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि कितने में बुकिंग होती है। अगर आप वहाँ जाओगे तो आप वहाँ जाकर सीधे उसमें बैठो और वो आपको सीधे भवन तक ले जाएगा। उसमें अर्धकुंवारी का रास्ता नहीं आएगा। अर्धकुंवारी मतलब गर्भजून गुफा। अगर आपने बुकिंग नहीं करवाई है और भीड़ बहुत कम है तो आपको चांसेस हैं कि आपको बिना बुकिंग के भी वो बैटरी कार मिल जाएगी। अगर भीड़ है तो आप भूल जाएं। अगर आपको अर्धकुंवारी और गर्भजून गुफा जाना है और पहली बार जा रहे हो तो आप सीधा वाला रास्ता पकड़िए और सीधा गर्भजून गुफा पहुंच जाइए। यहाँ से लगभग 200 मीटर के आसपास गर्भजून गुफा होगी। अब गर्भजून गुफा पहुंचने के बाद वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पर अपना पेट भर के खाना खा सकते हो। अब जब आप अर्धकुंवारी पर पहुँच जाओगे तो आपको वहाँ पर एक पर्ची लेनी पड़ेगी, जिसका मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, उसमें मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी, जिसको लोग गर्भजून गुफा के नाम से जानते हैं। तो गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि स्लिप लेनी पड़ेगी जिस पर एक ग्रुप नंबर मेंशन होगा कि उस ग्रुप नंबर के नंबर आने पर ही आपको गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए बुलाया जाएगा। पर्ची वहाँ से मिलती है और आपके साथ जितने भी लोग हैं, जैसे 6 लोग हैं 7 लोग हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन जो कार्ड आपको नीचे से मिला होगा वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। उसी बेस पर उस स्लिप पे नंबर लिख दिए जाते हैं कि 6 लोगों के लिए ये स्लिप और ये नंबर मान्य है। तो भाई मामला वैसा है, कुछ इस तरह की पर्ची होती है जिसमें हमारा नंबर आया 285। अब 285 क्या है, एक ग्रुप में ना 50 नंबर होते हैं, 50 लोग होते हैं ग्रुप में। अभी मैंने वहाँ पर देखा था 600 कुछ चल रहा है, फिर वो 1000 होगा, 1000 के बाद फिर 285 होगा। और एक ग्रुप जो है 50 लोगों को होता है, 2 घंटे के लिए उनको एंट्री मिलती है, मतलब 2 घंटे में 50 लोग गर्भजून गुफा को देख लेते हैं। तो अभी मैंने पूछा कि मेरा नंबर कब आएगा, तो उस हिसाब से मेरा नंबर आएगा परसों सुबह को जाके। तो अभी हम निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करके हम वापस आएंगे और फिर देखते हैं कि हमारा नंबर आता है नहीं आता है। अगर देखो वहाँ पर क्लॉक रूम है, अगर जैसे आपको आपका नंबर आ गया गर्भजून गुफा में जाने के लिए तो वहाँ जाकर आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं, या आपको ताला देंगे, चाबी देंगे, सामान उसमें रख दो और फिर वापस यहाँ पर दर्शन करने के बाद उस क्लॉक रूम में जाके अपना सामान वापस ले लो, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो गर्भजून गुफा से 2 रास्ते जा रहे हैं जो कि भवन तक जाते हैं। एक ये वाला रास्ता है और एक सामने है। ये रास्ता नया बना था कुछ साल पहले, लगभग 8-10 साल हो गए हैं। तो भवन का रास्ता ये वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इसको हमेशा चूज़ करें। अगर आप इस वाले को चूज़ करोगे तो इसकी चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा खड़ी है और इसमें सच में मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद अगर आप रात को यहीं रुकना चाहते हो, आपको लगता है कि भाई हम थक गए हैं, अब ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कंबल भी ले सकते हो। कंबल आपको 100 रुपये पर कंबल मिलेगा, ठीक है। 100 रुपये पर कंबल। आप जैसे आपको 5 कंबल लेने हैं, 500 रुपये उनको दो, 5 कंबल ले लो। सुबह उठो, उन कंबल को ओढ़ के सो जाओ, सुबह उठो, कंबल को वापस दे दो, 500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहीं पर आपको ऊपर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसमें अगर ये खाली जगह है तो आप यहाँ पर जाकर भी सो सकते हो, आराम कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के साइड में आपको टॉयलेट फ्रेश होने के लिए जगह भी है। जय माता दी बोलते रहो, भवन की तरफ चलते रहो, आपको बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठंड थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही आपको वैष्णो देवी के भवन आपको दिखाई देगा, आप में एकदम पूरी जान आ जाएगी, आप बोलोगे जय माता दी, और आपकी जितनी थकान है वो सब मिट जाएगी। आप भवन पहुंच जाइए। भवन पहुंचने के बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 6:30 बजे से पहले आपको दर्शन कर लेने हैं, ठीक है। अगर 6:30 बजे से पहले शाम के आप दर्शन कर लेते हो तो आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलने वाली दर्शन करने के लिए, आपके दर्शन भी आराम से होंगे। 6:30 बजे क्या होता है, वहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाती है। सेम ऐसे ही सुबह भी आरती स्टार्ट हो जाती है 6 बजे, 5:30 बजे के आसपास। और अगर जैसे आप 6:30 बजे वहाँ पहुंचे और वहां पर आरती स्टार्ट हो गई, लोग क्या करते हैं, वो लाइन में फिर भी लगे रहते हैं। तो लाइन में लगते वो लाइन 1 किलोमीटर लंबी हो जाती है। और अब अगर आप 7 बजे पहुंचे तो आप देखते हो कि अरे यार ये तो लाइन 1 किलोमीटर लंबी हो गई। तो आप ऐसा करें कि या तो आप 8:30 बजे पहुंचे रात में वहां पर, या आप 6:30 बजे से पहले पहुंचे, ठीक है। अब आते हैं जो ट्रॉली आपने ली थी बच्चे की। देखिए, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो और आपके साथ वो बच्चे वाली ट्रॉली है, तो आप अपनी, अगर 2 फैमिली है तो एक फैमिली को दे दो कि भाई अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं। एक दर्शन होने में लगभग 30 से 35 मिनट का समय लगता है, अगर बिल्कुल भीड़ नहीं है, आरती वाला टाइम नहीं है।
देखिए अब आते हैं, जो आप बच्चे के साथ अपने वो ट्रॉली ली थी, उस ट्रॉली को अगर आपके पास 2 फैमिली है तो एक फैमिली को दे दें, उससे बोले हम दर्शन करके आ रहे हैं, ट्रॉली को आप पकड़ो, बच्चों गोदी में उठाओ और दर्शन करने चले जाओ। अगर ज्यादा भीड़ नहीं है तो 30 से 35 मिनट के अंदर आपके दर्शन भी हो जाएंगे। आपको यहाँ से एक नारियल लेना पड़ता है, उस नारियल में आप प्रसाद के रूप में नारियल लो, आप अंदर जाओगे वो नारियल आपसे ले लेंगे, उस नारियल को अपने पास रख लेंगे, आप दर्शन करके आओ, जब उधर से वापस आओगे तो वो नारियल आपको एक वापस दे देंगे, तो एक तरह से वो प्रसाद हो गया। आप वापस आओ, अब अपनी दूसरी फैमिली से बोलो कि ठीक है ट्रॉली को और बच्चों को लेकर हम बैठे हैं, आप दर्शन करने चले जाओ। अगर आप सिंगल फैमिली हो, आप केवल 2 ही हो और आपके साथ बच्चा है, तो ट्रॉली कहाँ रखें, तो इस मामले में मैं भी कंफ्यूज हूँ। आप जब नीचे से ट्रॉली लें तो उस शॉप वाले से पूछ लें कि भाई इस ट्रॉली को ऊपर जाके कहाँ रखें, जो उसे कोई चुरा ना ले, या अपने घर से आप चैन और ताला ले जा सकते हो, तो आप चैन और ताला ले जा सकते हो, ट्रॉली में चैन ताला भी मार सकते हो। हाँ, जब आप वैष्णो देवी पहुंचोगे, जो आपके पास बैग है, आप नहा लो, नहाने के लिए वहां पर उन्होंने एक जगह बनाई हुई है, तो आप वहां पर नहा लो। और उसके बाद वहाँ पर क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 2-3 जगह वहाँ पर क्लॉक रूम बनाए गए हैं, लोग ज्यादातर एक ही जगह क्लॉक रूम में वहाँ बहुत लंबी लाइन लगा लेते हैं। क्लॉक रूम वहाँ पर 2-3 जगह है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर आपको ताले की चाबी मिलती है, आप उसमें अपना सारा सामान रखें, ताला लगाएं और फिर माता के दर्शन करने के लिए चले जाएं। माता के दर्शन करने के लिए आपके पास फोन, पर्स और कुछ भी ऐसी बाहर की चीज नहीं होनी चाहिए। माता की चुनरी आप ले जा सकते हो अंदर, वरना उसके अलावा आपके जितना भी आपका वैसा सामान है वो आपको सब लॉकर रूम में रख के जाना पड़ेगा। दर्शन करके आओ, क्लॉक रूम खोलो और सीधा आप पर भैरव बाबा की चढ़ाई करने के लिए चले जाओ। तो भाइयों, वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने भी बहुत जरूरी रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पर ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है, जो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप देवी माँ के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो वो बिल्कुल मतलब उनके दर्शन करना जरूरी होता है। आप रोपवे से भी वहाँ जा सकते हो, लेकिन याद रहे टिकट आपको 5 बजे तक ले लेना है, और टिकट की जो अवधि होती है वो केवल 2 घंटे तक मान्य होती है, या आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और ठीक टाइम पर अपना वहाँ पहुँच जाना है। अभी भी रोपवे चल रहा है, अभी 6:30 हो रहे हैं, ये इसलिए चल रहा है कुछ लोग वहाँ पर वेटिंग एरिया में होंगे जिनके लिए भी जा रहा है, वरना अब वहाँ टिकट नहीं ले सकते, तो अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। आप जब भैरव बाबा पहुँचोगे तो बिल्कुल वहाँ पर 2 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। वहाँ पर कितनी भी ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपको लगेंगे। अगर आप 2 लोग हो तो एक एक करके आप दर्शन कराओ, आप चाहो तो वहाँ पर अपना सामान रख के आप दर्शन करके भी आ सकते हैं। वहाँ से दर्शन करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं वापस जाने के लिए। एक रास्ता है आप उसी रास्ते से वापस जाओ जिस रास्ते से वापस आए थे, और उसी से आप नीचे चले जाओ। और एक रास्ता है दूसरा वाला, जो जैसे जिस रास्ते से आप भैरव बाबा चढ़ गए उसी रास्ते से आप सीधे निकल जाएँ, और सीधे निकलते ही वो रास्ता आपको काफ़ी छोटा पड़ेगा, और क्योंकि ढलान बहुत ज़्यादा है तो उतरने में भी आसानी रहेगी उस रास्ते पे। और जैसे आप उतरते रहोगे, उतरते उतरते आपको बीच में रास्ते में वापस आपको गर्जुन गुफा अर्धकुंवारी पड़ेगा। अर्धकुंवारी पर अपना टोकन नंबर देख लें, अगर आपका नंबर आ गया है, भीड़ ज़्यादा नहीं है तो डेफिनेटली आ जाता है, या अगले 1-2 घंटे में आ जाता है, पूछ सकते हो वहाँ जाके, तो आप वहाँ पर गर्जुन गुफा के भी दर्शन कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर 24 घंटे में 48 घंटे में आएगा तो आप सीधा आप उसके बिना दर्शन करने भी नीचे जा सकते हो, और अगर आप रुकना चाहते हो तो वहाँ रुक भी सकते हो। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका भी आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है, अगर केवल आप 1 लाइक कर दोगे तो ये वीडियो हर दूसरे बंदे तक पहुँचेगी जो वैष्णो देवी जाना चाहता है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता है। तो केवल आप लाइक कर दें, लाइक से ही मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। और आपको वीडियो सच में ही बहुत अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।